बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुख्तियार अली खान है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल खान्स ट्यूटोरियल्स। हमारे इस चैनल पर आपको ब्लॉगिंग, डिजिटल मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वर्डप्रेस वगैरह से मुतालिक काफ़ी वीडियोस मिलेंगी और इन वीडियोस को देखकर आप बहुत कुछ सीख सकते हैं और आप भी अपना ऑनलाइन करियर स्टार्ट कर सकते हैं। एडोब फोटोशॉप कोर्स के इस वीडियो में हम रीटचिंग ड्राइंग्स टूल्स के बाकी जो टूल्स रह गए हैं उनके बारे में हम आपको बताएंगे। रीटचिंग ड्राइंग टूल्स के हमने इन 4 टूल्स को जो है पिछली वीडियो में आपको बताया था। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी तो उस वीडियो को पहले देख लें, इसके बाद इस वीडियो को वॉच करें। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक हमारे चैनल खान्स ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो स्क्रीन पर मौजूद सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दें और साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज की वीडियो में हम सबसे पहले आपको बताएंगे ग्रेडियंट टूल के बारे में। ग्रेडियंट टूल को सिलेक्ट करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से जी प्रेस करेंगे तो ये टूल सिलेक्ट हो जाएगा। ग्रेडियंट टूल क्या काम करता है कि जब हम इस टूल को सिलेक्ट किया तो ऊपर ऑप्शन बार में इसके मुख्तलिफ ऑप्शन आपको नज़र आएंगे। यहाँ मुख्तलिफ किस्म के ग्रेडियंट आपको नज़र आएंगे और यहाँ से आप मज़ीद भी जो है वो ऐड कर सकते हैं। रीसेट ग्रेडियंट पे जब हमने क्लिक किया तो ये आपके डिफ़ॉल्ट ग्रेडियंट थे वो आपके पास आ गए हैं। इसमें आप मज़ीद ग्रेडियंट्स को भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि जी आप मेटल, नेचुरल, नॉइज़ सैम्पल्स, पेस्टल, सिंपल, स्पेशल इफ़ेक्ट्स। हम यहाँ से स्पेशल इफ़ेक्ट्स को ऑन करते हैं तो स्पेशल इफ़ेक्ट्स के जो ग्रेडियंट्स थे वो आपके पास आ चुके हैं। ग्रेडियंट्स को अप्लाई करने के लिए हम अपने कैनवस पर एक नई लेयर को ऐड करते हैं। उस लेयर पर आपको ज़्यादा क्लियर नज़र आएगा कि कौन सा ग्रेडियंट आपको किस तरह का इफ़ेक्ट दे रहा है। हम यहाँ से जो है इस ग्रेडियंट को सिलेक्ट करते हैं और इसके मज़ीद ऑप्शंस को भी हम देखेंगे कि ये ग्रेडियंट जो है मुख्तलिफ ऑप्शंस के साथ आपको किस तरह का इफ़ेक्ट देता है। उससे पहले हम इसकी ओपेसिटी को 100% करेंगे और इस ग्रेडियंट को हम यहाँ से ड्रैग करते हुए इस तरफ एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये इस तरह का इफेक्ट आपको देगा। कंट्रोल Z करके हम इसको ख़त्म करेंगे और अब इस ऑप्शन को हम देखते हैं कि ये ऑप्शन सिलेक्ट करने से आपका जो इफेक्ट है वो किस तरह का होने वाला है। यहाँ से आपने इसको देखा तो ये आपको राउंड के अंदर एक ग्रेडियंट शेप मिला है जिसको आप जो है अपने बैकग्राउंड इमेज के लिए बड़ा खूबसूरत अंदाज में डिज़ाइन कर सकते हैं। कंट्रोल Z करके हम इसको हटाते हैं और अब नेक्स्ट ऑप्शन को हम देखते हैं कि इसका क्या इफेक्ट आने वाला है। अगेन हम इसको चेक करते हैं तो इसने इस तरह का इफेक्ट दिया है। इसको आप डिफरेंट तरीक़ों से जो है वो ड्रैग करते हुए लाइनों को डिफरेंट तरह के बैकग्राउंड डिज़ाइन कर सकते हैं। अब हम ऊपर से नीचे की तरफ ड्रॉ करते हैं तो इस तरह का इफेक्ट आएगा। अगर हम इसको नीचे से ऊपर की तरफ थोड़ा सा राइट साइड की तरफ मूव करते हैं तो ये इस तरह का इफ़ेक्ट आएगा। तो इस तरह आप जो है अपनी प्रैक्टिस के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के ग्रेडियंट्स को यूज़ करते हुए इन मुख्तलिफ ऑप्शंस के साथ चेक करें कि आपको किस तरह का इफ़ेक्ट चाहिए और वो इफ़ेक्ट आपकी इमेज में कितना खूबसूरत लग रहा है, क्या उसकी ज़रूरत है। तो अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इन ग्रेडियंट्स को आप अपनी वर्किंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। ओपेसिटी का आपको मालूम है कि ओपेसिटी कम करने से आपका जो कलर का फ्लो है वो कम हो जाता है। ओपेसिटी 100% करने पे आपका जो कलर फ्लो है वो कंप्लीट 100% रहता है। अब हम इस लेयर को डिलीट कर देते हैं और अपनी इस इमेज पर वापस आ जाते हैं। इसी टूल में हमारा जो सेकंड टूल है वो है पेंट बकेट टूल। पेंट बकेट टूल को जब आप सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलता है फोरग्राउंड, यानी फोरग्राउंड का मकसद कि इसने इस वक्त फोरग्राउंड कलर सिलेक्ट किया हुआ है। अगर आप यहाँ से इसको पैटर्न सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ से आपके पास पैटर्न्स आ जाते हैं और पैटर्न्स को आप जो है वो यहाँ से रीसेट पैटर्न कर देंगे तो आपके पास डिफ़ॉल्ट पैटर्न शो हो जाते हैं और यहाँ से ही क्लिक करने के बाद आप यहाँ से दूसरे जो पैटर्न्स हैं वो ऐड कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ से नेचर पैटर्न अप्लाई करते हैं तो नेचर पैटर्न के ये तमाम पैटर्न्स आपके पास यहाँ पैलेट में आ चुके हैं। पेंट बकेट टूल क्या काम करता है कि पेंट बकेट टूल या तो फोरग्राउंड जो कलर अगर आपने सिलेक्ट किया हुआ है तो आप जिस जगह क्लिक करेंगे तो वहाँ उस पिक्सेल्स को वो पिक करेगा और मिलते जुलते जितने पिक्सेल्स उसको नज़र आएंगे वो उनको
फिल कर देगा फोरग्राउंड कलर के साथ, जैसा कि अभी हमने किया। अभी हमने यहाँ पर क्लिक किया तो उसने फोरग्राउंड कलर के साथ तमाम पिक्सेल्स को रेड कर दिया। क्यों? क्योंकि हमने अभी फोरग्राउंड कलर में रेड कलर चूज किया हुआ है। अगर हम यहाँ से अपना कलर चेंज कर लेते हैं और अगर हम चाहते हैं कि इन तमाम पिक्सेल्स में रेड कलर ना आए बल्कि ग्रीन कलर आए, तो हम यहाँ से अपना ग्रीन कलर सिलेक्ट करते हैं और यहाँ लाकर जब हम क्लिक करते हैं तो मिलते जुलते जितने पिक्सेल्स उसको मिलेंगे उन तमाम के अंदर वो ग्रीन कलर फिल कर देगा। टॉलरेंस इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू इस वक्त 32 है। अगर इसको आप कम करेंगे तो कम एरिया को सिलेक्ट करेगा, कम पिक्सेल्स को ये रेंज में लेकर आएगा, और अगर इसको आप बढ़ा देंगे तो ये अपनी रेंज को बढ़ा देगा। और यही मामला ओपेसिटी के अंदर अगर आप इसकी ओपेसिटी को कम कर देते हैं, अगर हम इसको करते हैं 50%, और अब हम देखते हैं कि अब क्या रिजल्ट आता है। तो अब ये फिलिंग करेगा ग्रीन कलर, क्योंकि फोरग्राउंड में हमने ग्रीन कलर चूज किया हुआ है, लेकिन उसकी ओपेसिटी को कम कर देगा, यानी कि कलर जो इफेक्ट है इसने वो डिम कर दिया है। और अगर हम यहाँ से पैटर्न को सिलेक्ट करते हैं तो वो पैटर्न को अप्लाई कर देगा। अब जैसे हम यहाँ पर लाकर क्लिक करते हैं, अपनी ओपेसिटी को 100% पे ले जाते हैं, तो यहाँ जाके हम क्लिक करेंगे तो अब वो फोरग्राउंड कलर यानी ग्रीन कलर को अप्लाई नहीं करेगा बल्कि इस पैटर्न को अप्लाई करेगा। ये देखिए हम क्लिक करते हैं तो ये इसने पैटर्न को अप्लाई कर दिया, यानी उसने तमाम जो एक जैसे पिक्सेल्स उसको नजर आए उसने उसको सिलेक्ट किया और उनको हटाकर इस पैटर्न को अप्लाई कर दिया। इस पैटर्न के ऊपर भी आप जो है ओपेसिटी को अगर कम कर देते हैं, हम इसकी ओपेसिटी को कम करते हैं और ले जाते हैं 30%, और अब हम देखते हैं कि क्या इफेक्ट आता है। तो आप देख सकते हैं कि उसने कलर फ्लो जो है वो कम किया है। इस तरीके से आप जो है वो डिफरेंट पैटर्न्स को और डिफरेंट ऑप्शंस को इस्तेमाल करें कि ओपेसिटी कम करने से आपके पास क्या इफेक्ट आते हैं, टॉलरेंस को कम या ज़्यादा करने से किस तरह के रिजल्ट्स आते हैं। अगर कोई फोरग्राउंड कलर यानी कोई वन कलर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ से फोरग्राउंड का ऑप्शन सिलेक्ट करके वो वन कलर जो सिंगल कलर है आप यहाँ से सिलेक्ट करके उसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि अभी हमने ब्लू कलर को अप्लाई कर दिया है। इसके बाद जो हमारा अगला टूल है वो है इरेजर टूल। इरेजर टूल को सिलेक्ट करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से ई को प्रेस करेंगे तो इरेजर टूल सिलेक्ट हो जाएगा। इरेजर टूल को सिलेक्ट किया तो इसके जो ऑप्शन थे वो तमाम के तमाम आपके पास यहाँ ऑप्शन बार में नज़र आ रहे हैं। यहाँ से आप अपने इरेजर का जो साइज़ है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और कीबोर्ड मदद से अगर आप स्मॉल ब्रैकेट प्रेस करते हैं तो आपका जो ये इरेजर का साइज़ है वो छोटा हो जाएगा, और अगर आप कैपिटल ब्रैकेट यूज़ करते हैं तो आपके इरेजर का साइज़ बड़ा हो जाएगा। अब ये इरेजर टूल क्या करता है, ये आपकी इमेज पर मिटाने का काम करता है। जैसे कि हम चाहते हैं कि जी ये जो चीज़ है ये मिट जाए, हमने यहाँ लाके क्लिक किया और जिस हिस्से पर हम ड्रैग करते हुए जाएंगे क्लिक करके वो हिस्सा मिटता चला जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि इसने उस हिस्से को मिटा दिया जहाँ पर हमने अपने माउस को क्लिक करके ड्रैग किया था, उसने वो एरिया इरेज कर दिया है, मिटा दिया है। अभी कंट्रोल Z की मदद से हम अपनी वर्किंग को दोबारा अपनी एक्चुअल पोजीशन पे ले आते हैं, और यहाँ से आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। ओपेसिटी को भी कम कर सकते हैं, ब्रश, पेंसिल, आप अपने पॉइंटर की जो है वो मोड को चेंज कर सकते हैं, जैसा कि अभी हमने जो है वो ब्रश मोड को सिलेक्ट किया हुआ है। इसके बाद अगर आप पेंसिल को भी सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से ब्लॉक को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ब्लॉक को सिलेक्ट करने से आपका जो पॉइंटर है वो इस शेप में आ जाएगा, यानी स्क्वायर की शेप में आ जाएगा। तो नॉर्मली जो हम इरेजिंग का काम करते हैं वो आप किसी भी मोड में रहते हुए कर सकते हैं। ब्रश मोड में आपको ओपेसिटी कम या ज़्यादा करने का ऑप्शन मिलता है। पेंसिल के साथ भी जो है आपको ओपेसिटी कम या ज़्यादा करने को मिलता है, लेकिन फ्लो का ऑप्शन बंद हो जाता है। ब्लॉक को मोड को चूज़ करने से ना तो आप जो है वो इसका साइज़ छोटा या बड़ा कर सकते हैं, ना ओपेसिटी को चेंज कर सकते हैं और ना ही फ्लो को चेंज कर सकते हैं। तो नॉर्मली जो हम इरेजिंग का काम करते हैं वो ब्रश मोड में रहते हुए करते हैं, ताकि हम अपनी ओपेसिटी को भी कम या ज़्यादा कर सकें, फ्लो को भी कम ज़्यादा कर सकें और अपने साइज़ को भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके साथ ही जो दूसरा टूल है इसके अंदर वो है बैकग्राउंड इरेजर टूल। बैकग्राउंड इरेजर टूल जो है वो आपके ऑब्जेक्ट के बैकग्राउंड को मिटाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसी टूल में जो आपका अगला टूल है वो है मैजिक इरेजर टूल। मैजिक इरेजर टूल की मदद से आप एक जैसे पिक्सेल्स को एक साथ मिटाने का काम कर सकते हैं। जैसे इस टूल को सिलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ लाकर क्लिक किया तो इसने तमाम पिक्सेल्स को सिलेक्ट किया और उसको रिमूव कर दिया, यानी इरेज कर दिया, मिटा दिया। जहाँ पर भी आप क्लिक करेंगे तो वो तमाम एक जैसे पिक्सेल्स को रिमूव कर देगा, डिलीट कर देगा। इसके बाद हमारा जो अगला टूल है वो है डॉज टूल। डॉज टूल को सिलेक्ट करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से O प्रेस करते हैं
तो आपका ये टूल सिलेक्ट हो जाता है। ये टूल नॉर्मली इतना इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन इसको हम फिर भी समझते हैं। डोज टूल आपकी इमेज पर लाइटिंग का काम करता है। जैसे अगर हम इसको अपनी इस इमेज पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये हमारी इमेज को ब्राइटनेस की तरफ लेके जा रहा है। आप अपनी इमेज को जो है वो ब्राइटनेस का शेड देने के लिए इस टूल को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अगर आप इस टूल को इस्तेमाल करेंगे तो आपकी इमेज ख़राब हो सकती है। और इसी तरीके से इस टूल में यहाँ होता है एक बर्न टूल। बर्न टूल क्या करता है कि आपकी इमेज पे डार्क शेड देता है। डोज टूल जो है वो ब्राइटनेस का शेड दे रहा था, तो ये जो है बर्न टूल जो है वो डार्कनेस का शेड दे रहा है। और इसको हम फिर बता दें कि इस टूल को हम ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि अगर ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे किसी इमेज के ऊपर तो उस इमेज को ये ख़राब कर सकता है। तो अगला टूल है वो है स्पंज टूल। स्पंज टूल जो है वो इन डार्क एरिया को बैलेंस करता है, यानी जो आपने लाइट शेड और डार्क शेड लगाया है उसको बैलेंस करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके बाद जो रीटचिंग ड्राइंग ग्रुप का जो आखिरी टूल है वो है ब्लर टूल। ब्लर टूल को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से इसके साइज को कम करेंगे, और ये काम आप ब्रैकेट की मदद से भी कर सकते हैं, स्मॉल ब्रैकेट या लार्ज ब्रैकेट। अभी ब्लर टूल करता क्या है? ब्लर टूल जो है वो आपकी इमेज को स्मूथनेस की तरफ लेके जाता है, यानी ये आपकी इमेज को स्मूथ करता है। इस टूल को भी जो है वो बड़ा एहतियात से इस्तेमाल किया जाता है इमेज के ऊपर, क्योंकि ज़्यादा इफेक्ट देने से, ज़्यादा अप्लाई करने से इमेज का शेप खराब होने का डर रहता है। और यहाँ पर आपको अगला टूल मिलता है शार्पन टूल। तो इस टूल की मदद से आप अपनी इमेज को शार्प कर सकते हैं। और इसी जगह पर आपका जो अगला टूल है वो है स्मज टूल। स्मज टूल क्या काम करता है कि ये पिक्सेल्स को फैलाता है। हम जहाँ से क्लिक करके उसको ड्रैग करेंगे तो वो उस कलर को फैलाता चला जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि हम यहाँ से ब्लू कलर को जब सिलेक्ट करके ड्रैग कर रहे हैं तो वो उसको फैला रहा है कलर को। तो हम जिस जगह पर भी इसको यूज़ करेंगे तो वहाँ से उस पिक्सेल्स को वो उठाएगा, उस कलर को फैला देगा। ये आप देख सकते हैं कि स्मज टूल की मदद से आप इस तरह के इफ़ेक्ट्स को इस्तेमाल करते हैं जहाँ आपको ज़रूरत होती है। कंट्रोल अल्टर जेड की मदद से हम मल्टीपल अंडू करके अपनी इमेज को दोबारा अपनी रियल पोजीशन पर ले आते हैं। तो जनाब, हमारा रीटचिंग ड्राइंग टूल के तमाम जो टूल्स हैं वो हमने सीख लिए हैं। अब आपने इनकी तमाम की जो है वो खूब प्रैक्टिस करनी है कि किस तरह इन तमाम टूल्स को आप अपने प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करके अपनी इमेजेस को और अपने कैनवस को खूबसूरत से खूबसूरत बना सकते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। अब हम आपको सिखाएंगे वेक्टर टूल। तो वेक्टर टूल्स में जो हमारा पहला टूल होता है वो होता है हॉरिजॉन्टल टाइप टेक्स्ट टूल। इसको सिलेक्ट करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से टी प्रेस करेंगे तो आपका ये टूल सिलेक्ट हो जाता है। टेक्स्ट टूल की मदद से आप अपने कैनवस पर कुछ भी टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। जैसा कि हमने टेक्स्ट टूल सिलेक्ट किया और अपने कैनवस पे लाकर क्लिक करते हैं तो इसने एक नई लेयर बना दी, टेक्स्ट लेयर। और इस लेयर में हम जो है वो कुछ भी टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। जैसे कि हम लिखते हैं आई लव पाकिस्तान, और मूव टूल को सिलेक्ट करके आप देख सकते हैं कि इसने इस टेक्स्ट की एक नई लेयर बना दी, जिसको हम ड्रैग करते हुए अपनी सूटेबल पोजीशन पर इसको ले जाकर प्लेस कर सकते हैं। और ये नई लेयर बनती है जब भी आप टेक्स्ट टूल को इस्तेमाल करते हैं, तो हर टेक्स्ट के लिए ये एक नई लेयर बना देता है। अब काफ़ी लोगों को एक प्रॉब्लम आता है कि जी टेक्स्ट के फ़ॉन्ट वगैरह को तब्दील करने में उनको प्रॉब्लम आती है। तो उसका बड़ा आसान तरीका है कि आप यहाँ से अपना टेक्स्ट टूल सिलेक्ट करें। अपनी टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन बार से आप जो मर्जी आए फ़ॉन्ट अप्लाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हम जो फ़ॉन्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं वो फ़ॉन्ट आपके टेक्स्ट पर अप्लाई हो रहा है। तो हम यहाँ से डिफरेंट जो है वो टेक्स्ट अप्लाई कर सकते हैं। अपने टेक्स्ट को रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड या बोल्ड इटैलिक कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप अपने टेक्स्ट का जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ से आप जो है इफेक्ट दे सकते हैं अपने टेक्स्ट को, शार्प, क्रिस्प, स्ट्रॉन्ग, स्मूथ। तो जो फ़ॉन्ट आपने सिलेक्ट किया हुआ है उसके हिसाब से यहाँ पर ये ऑप्शंस वर्किंग करते हैं। और इसके साथ साथ इस टेक्स्ट की आप अलाइनमेंट कर सकते हैं कि जी ये इस वक्त लेफ़्ट अलाइनमेंट है, फिर आप सेंटर अलाइनमेंट कर सकते हैं या राइट साइड अलाइनमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप अपने टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं, जो मर्जी आए आप यहाँ से कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। ये तमाम जो ऑप्शंस हैं आपने MS वर्ड में लाजमी पढ़े होंगे, देखे होंगे और प्रैक्टिकल किए होंगे। सिर्फ ये एक नया ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलता है रैप टेक्स्ट का।
ये रैप टेक्स्ट क्या करता है इसके बारे में हम आपको समझाते हैं। ये आपके टेक्स्ट की शेप को, पोजीशन को चेंज कर देता है, आप जो भी स्टाइल यहाँ पर अप्लाई करते हैं उसके मुताबिक। अब जैसे अगर हम यहाँ से आर्क सिलेक्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपका जो टेक्स्ट है वो आर्क शेप में चला गया है, यानी कि इसने आर्क शेप स्टाइल कर दिया है। अब अगर हम आर्क लोअर की तरफ स्टाइल को चेंज करते हैं तो इसका स्टाइल चेंज हो चुका है। आर्क अपर सिलेक्ट करते हैं तो इस तरह से डिफरेंट जो है वो आप अपने यहाँ से स्टाइल्स अपने टेक्स्ट लेयर के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, जो भी आपको सूट करता है। और यहाँ से आप उसकी जो है वो पोजीशन को कस्टम तरीके से भी चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, जहाँ पर आपको वो सूट करता हो। ठीक है, ये बैंड वैल्यू जो है वो परसेंटेज के हिसाब से आप कर सकते हैं। टेक्स्ट टूल में ही आपको यहाँ पर अभी हमने देखा था हॉरिजॉन्टल टाइप टेक्स्ट टूल, एक होता है वर्टिकल टाइप टेक्स्ट टूल। वर्टिकल टेक्स्ट टाइप क्या करता है, ये आपको ऊपर से नीचे की तरफ टेक्स्ट लिख कर देता है। जैसे कि हम दोबारा लिखते हैं आई लव पाकिस्तान और मूव टूल सिलेक्ट करके हम देखते हैं कि अब इसको हम यहाँ पर देख सकते हैं इस टेक्स्ट के लिए जो है वो एक अलग लेयर क्रिएट कर दी है और इसकी जो टाइपिंग है ये ऊपर से नीचे की तरफ आई है, और जबकि यहाँ पर हमने जो टेक्स्ट लिखा था वो लेफ्ट से राइट की तरफ गया था। अगला जो ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलता है वो है हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क टूल और वर्टिकल टाइप मास्क टूल। तो ये टूल क्या काम करते हैं, ये जो भी टेक्स्ट हम अपनी इमेज पर लिखते हैं, जैसे हम लिखते हैं पाकिस्तान, तो ये क्या करेगा कि जो टाइपिंग एरिया है ये उसको सिलेक्ट कर लेगा। अब इस सिलेक्ट एरिया को आप जो है मुख्तलिफ तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि अभी हमने इसको अपने बैकग्राउंड इमेज पर टाइप किया तो इसने बैकग्राउंड इमेज में पाकिस्तान की टाइपिंग के बाद उसने वो पूरा पाकिस्तान सिलेक्ट कर लिया है। अब हम इसको करते हैं कॉपी, हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। कॉपी किया, एक नई लेयर ऐड की और उस लेयर पे हमने इसको पेस्ट कर दिया, और इस लेयर को हमने जब इनविजिबल किया तो आप देख सकते हैं कि इसने वहाँ इस बैकग्राउंड इमेज में से टेक्स्ट को कॉपी किया था और नई लेयर पे लाकर हमने उसको जब पेस्ट किया तो वो यहाँ पर पाकिस्तान उस बैकग्राउंड कलर के साथ आ चुका है। अब अगर आप चाहते हैं कि जी आपका जो टेक्स्ट है वो हॉरिजॉन्टल जो टेक्स्ट आप लिख रहे हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं अगेन पाकिस्तान और मूव टूल सिलेक्ट करते हैं तो ये सिलेक्शन एरिया में आ चुका है। अब अगर आप इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं और कंट्रोल डी की मदद से सिलेक्शन को रिलीज़ कर देते हैं तो इसने क्या किया कि आपके इस इमेज में से इस पाकिस्तान के टेक्स्ट एरिया को डिलीट कर दिया है, और यहाँ से आपका ये जो कलर था वो इस टेक्स्ट के हिसाब से कट हो चुका है, डिलीट हो चुका है। अगर इसके बैकग्राउंड में कोई कलर होगा तो वो यहाँ पर आ जाता है। जैसे कि अभी हम एक नई लेयर ऐड करते हैं और इसके अंदर हम जो है कलर अप्लाई कर देते हैं और इस लेयर को हम इस लेयर के नीचे ले जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसने वाइट कलर अप्लाई किया है। और कंट्रोल डिलीट करने से आपका जो है वो बैकग्राउंड कलर आपकी लेयर पे अप्लाई हो जाता है, और आल्ट डिलीट करने से आपका फोरग्राउंड कलर जो है वो आपकी लेयर पर अप्लाई हो जाता है। तो अभी हमने जो है फोरग्राउंड कलर अप्लाई किया तो अब आपका जो टेक्स्ट है वो ब्लू कलर में हो चुका है, क्योंकि देखें ये एक्चुअली आपकी लेयर का कलर है, टेक्स्ट का कलर नहीं है। टेक्स्ट का कलर को तो आपने इस इमेज में डिलीट किया था जिसकी वजह से वो ट्रांसपेरेंट हो गया। ट्रांसपेरेंट होने की वजह से हमने बैकग्राउंड में ब्लू कलर की इमेज लगाई हुई है तो वो ब्लू कलर आपको इस तरह नज़र आ रहा है जैसे पाकिस्तान लिखा हुआ है। इस टूल को भी आप डिफरेंट वेज में जब प्रैक्टिकल करेंगे तो इसका आपको बखूबी ज़्यादा अंदाज़ा होगा कि ये टूल किस तरीके से आपके लिए वर्क करता है। इसके बाद जो आपका अगला टूल है वो है पाथ सिलेक्शन एंड डायरेक्ट सिलेक्शन। ये दोनों वर्किंग में बहुत ही कम इस्तेमाल होते हैं और ये सिर्फ उस वक्त यूज़ होते हैं जब आप अपनी कैनवस पर किसी को कुछ समझाना या बताना चाहते हैं। पाथ सिलेक्शन है या डायरेक्ट सिलेक्शन है तो वो सिर्फ आप किसी को बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस टूल का आपके कैनवस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, ये सिर्फ आपको उस एरिया के सिलेक्शन कर रहे हैं और किसी को इंस्ट्रक्शन देने के लिए जी कि ये जी हमारी इमेज है, ये हमारा जो है वो फोटोशॉप कोर्स का लोगो है, ये हमारी क्लास है, ये हमारा जो है वो टाइटल है और ये जो है हमारा पूरा का पूरा कैनवस है। तो इस टूल को आप सिर्फ इस पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, बाकी इस टूल का हमारी वर्किंग से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई इसका इफेक्ट हमारे कैनवस पर नहीं पड़ता। इसके बाद आते हैं हम अपने शेप टूल पर। शेप टूल को सिलेक्ट करने के लिए आप कीबोर्ड की मदद से जब यू प्रेस करते हैं तो आपका ये टूल सिलेक्ट हो जाता है और इस टूल की मदद से आप मुख्तलिफ शेप्स अपनी कैनवस पर अप्लाई कर सकते हैं। हम यहाँ से जब भी कोई टूल सिलेक्ट करते हैं तो
ऑप्शन बार में आपको ये 3 ऑप्शन नज़र आते हैं। पहला ऑप्शन है शेप लेयर, दूसरा ऑप्शन है पाथ्स और तीसरा ऑप्शन है फिल पिक्सल। शेप लेयर ऑप्शन की वजह से आप जो भी शेप अपने कैनवस पर या अपने प्रोजेक्ट पर अप्लाई करते हैं तो वो एक नई लेयर के अंदर अप्लाई होता है। और जब आप पाथ ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो ये सिर्फ आपके कैनवस पर आउटलाइंस बनाता है, इमेज को फिल नहीं करता। और जब आप फिल पिक्सल्स के साथ उस शेप को अपने कैनवस पर अप्लाई करते हैं तो वो आपके बैकग्राउंड के साथ मर्ज हो जाता है, नई लेयर नहीं बनाता। जैसा कि शेप लेयर के ऑप्शन को जब हमने सिलेक्ट किया था तो उसने एक नई लेयर बनाई थी, लेकिन फिक्स पिक्सल्स के ऑप्शन को अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो वो नई लेयर क्रिएट नहीं करता, बल्कि आप कैनवस पर या आपके बैकग्राउंड में या आपकी इमेज पर ही उसको उस शेप को मर्ज कर देता है। तो हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि शेप की जो भी वर्किंग है वो आप नई लेयर को ऐड करने के बाद अप्लाई करें, ताकि आपकी वर्किंग भी आसान हो और अगर कोई चेंजिंग करना ज़रूरी हो तो आप अपनी लेयर के ऊपर आसानी के साथ प्ले कर सकते हैं। अब हम इन तमाम शेप्स को मुख्तलिफ ऑप्शंस के साथ यूज़ करके देखते हैं कि किस शेप के साथ कौन कौन से ऑप्शन किस तरह से काम करते हैं। जैसा कि हम यहाँ से सबसे पहले रेक्टेंगल टूल की बात करते हैं। इस शेप को हम सिलेक्ट करते हैं और शेप लेयर के ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। अब इन तमाम शेप्स के साथ भी मुख्तलिफ ऑप्शन होते हैं। रेक्टेंगल टूल के बाद आपके पास जो दूसरा शेप होता है वो होता है राउंडेड रेक्टेंगल। राउंडेड रेक्टेंगल क्या होता है कि रेक्टेंगल में आपके पास जो होते हैं वो कॉर्नर्स होते हैं, जबकि राउंडेड रेक्टेंगल के अंदर आपके पास जो कॉर्नर होते हैं वो थोड़े से आपके पास गोल शेप में आ रहे होते हैं, यानी राउंड शेप में होता है। ये बॉक्स जो है वो आपका राउंड, कॉर्नर जो है वो थोड़े राउंड होते हैं। और यहाँ इसके लिए आप जो है अगर यहाँ से अभी देखें कि इसका रेडियस इस वक्त 10 पिक्सल्स पर था जिस पर आपने ये शेप क्रिएट किया है। अगर हम इस रेडियस को जो है वो 30 पिक्सल्स पे ले जाते हैं और अब देखते हैं कि जी हमारा जो शेप है वो किस तरह का बनेगा, तो आप देख सकते हैं कि जी 10 पिक्सल्स पर जो आपका रेक्टेंगल था, राउंडेड रेक्टेंगल था, वो इस शेप में आया था और 30% के ऊपर आपका जो राउंडेड रेक्टेंगल है उसके कॉर्नर्स, ये इसका रेडियस बढ़ चुका है। अब आप अपने इन शेप्स के ऊपर यहाँ से स्टाइल भी अप्लाई कर सकते हैं। स्टाइल आपके पास डिफरेंट स्टाइल्स हैं जिनको आप यहाँ से जाके रीसेट भी कर सकते हैं और यहाँ से डिफरेंट स्टाइल्स ऐड भी कर सकते हैं। तो रीसेट कर हम तमाम जो स्टाइल्स हैं उनको रीसेट करते हैं तो ये हमारे पास डिफ़ॉल्ट पोजीशन है इस वक्त तमाम स्टाइल्स की। अगर यहाँ से आप चाहें तो कोई भी स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका स्टाइल नन होगा तो आपका ये जो फोरग्राउंड कलर सिलेक्ट हुआ है वो आपकी शेप में अप्लाई हो जाता है। अगर यहाँ से कोई स्टाइल आप अप्लाई करते हैं तो फोरग्राउंड कलर ख़त्म हो जाता है और ये स्टाइल वहाँ पर अप्लाई हो जाता है। अब इसी तरीके से जो है ये एलिप्स शेप है, इसको आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं और इस टूल बॉक्स से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। एलिप्स टूल जो है वो आपको राउंड शेप देता है। अगर आप इसको शिफ्ट के साथ ड्रा करेंगे तो ये बिल्कुल राउंड शेप आपका बनेगा, और अगर शिफ्ट के बगैर करेंगे तो आप जिस शेप में भी इसको चाहें तो गोल बना सकते हैं, बेजवी स्टाइल बना सकते हैं और ये इस तरीके से आपका ये शेप डिज़ाइन हो जाएगा। और इसमें भी अगर आप स्टाइल को नन कर देते हैं तो आपका फोरग्राउंड कलर जो है वो इसमें अप्लाई होगा। इसके बाद जो अगली शेप है वो है पॉलीगॉन, और ये पॉलीगॉन जो टूल है इसको हम यहाँ पर देखते हैं कि पॉलीगॉन टूल जो है ये किस तरह की शेप आपको देता है। पॉलीगॉन टूल जब आप सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपके पास एक साइड्स का ऑप्शन आता है और इसकी मदद से आप अपनी मर्ज़ी के कॉर्नर्स या साइड डिसाइड करते हैं कि आपकी शेप के कितने साइड्स होने चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आपके शेप के 5 साइड्स आप रखना चाहते हैं तो 5 साइड्स के ऊपर आपकी जो इमेज बनेगी, जो शेप बनेगी वो इस तरह की होगी। आपकी शेप के 5 साइड्स होंगे और उसी के हिसाब से जिसे आप ड्रैग करते जाएंगे, ड्रॉ करेंगे, वो शेप आपकी बनेगी। अभी जैसे हमने 5 साइड्स के ऊपर शेप अप्लाई की है तो ये शेप आपके पास आई है। आप चाहें तो इसके अंदर स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं और चाहें तो आप इसको नन करेंगे तो आपका फोरग्राउंड कलर अप्लाई हो जाएगा। अभी हम जो है इस पर स्टाइल अप्लाई करते हैं। अब हम इसकी साइड्स को करते हैं 7
और उसके बाद हम अपनी शेप को ड्रा करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जी आपकी जो शेप बन रही है उसकी 7 साइड्स हैं। तो यहाँ से साइड्स आप जितनी ज़्यादा रखना चाहें वो रख सकते हैं और उसी के हिसाब से आपकी वो शेप डिज़ाइन होगी। और अगर यहाँ से आप 3 साइड्स रखते हैं तो डेफिनेटली आपका ट्रायंगल बनेगा। इसके बाद जो टूल है वो है लाइन टूल। लाइन टूल बिल्कुल आसान सी बात है, ये आपकी कैनवस पर लाइन ड्रॉ करता है। अब यहाँ पर जो है वो एक लाइन ड्रॉ करते हैं। इस टूल की मदद से आप अपनी कैनवस पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। अभी आपने देखिए ये लाइन ड्रॉ की है, इसका जो वेट है वो 1 पॉइंट है, इसीलिए ये बारीक सी लाइन आपके पास लगी है। अगर इसका वेट हम कर देते हैं 3 पिक्सल्स और फिर हम जो है एक लाइन ड्रा करते हैं यहीं पर ही, तो आप देख सकते हैं कि आपकी जो लाइन है वो थोड़ी सी मोटी हो गई है। और इसको हम मज़ीद जो है वो वेट को हम बढ़ाते हैं, 10 पिक्सल्स करते हैं, तो आपकी लाइन आप देख सकते हैं कि वो और मोटी हो गई है। तो आपको जितनी मोटी लाइन की ज़रूरत है अपने वर्किंग में, आप उतनी मोटी लाइन जो है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। चाहे तो आप कोई 1 कलर भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो आप इसके अंदर स्टाइल्स को अप्लाई कर सकते हैं। अब लाइंस के अंदर अपना स्टाइल भी अप्लाई कर सकते हैं और 1 कलर यानी कि अपना जो फोरग्राउंड कलर है उसको भी अप्लाई कर सकते हैं और उसको यहाँ से जाकर चेंज भी कर सकते हैं कलर को। तो जो कलर आपको सूट करता हो वो आपने इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सबसे आखिर में आपके पास जो यहाँ टूल होता है वो होता है कस्टम शेप टूल। कस्टम शेप टूल में आपको जब आप सिलेक्ट करते हैं कस्टम शेप टूल, तो यहाँ पर आपको मुख्तलिफ शेप मिलती हैं। यहाँ से हम आप आकर अपनी तमाम शेप को रीसेट करते हैं तो डिफ़ॉल्ट जो शेप्स होती हैं वो आपके पास आ जाती हैं। और अगर आप मज़ीद जो है वो ग्रुप के हिसाब से एनिमल्स, एरोज़, आर्टिस्टिक टेक्सचर्स, बैनर्स एंड अवार्ड्स, फिल्म, तो डिफरेंट ग्रुप के यहाँ पर शेप्स मौजूद हैं, आप इन शेप्स को ऐड करवा सकते हैं। तो यहाँ से आप जो है वो अपनी इन शेप्स को अपनी इमेज में अप्लाई कर सकते हैं। इसको हमने सिलेक्ट किया, शेप को सिलेक्ट करके आप अपनी वर्किंग में इसको ऐड करवा सकते हैं। और चाहें तो इन शेप्स में स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं और चाहें तो आप कोई भी सिंगल कलर इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से डिफरेंट किस्म की शेप्स आपको मिलती हैं जो आपकी वर्किंग को मज़ीद अट्रैक्टिव बनाती हैं। इसके बाद जो हमारा टूल है वो है पेन टूल। पेन टूल क्या करता है? पेन टूल की मदद से हम जो है वो अपनी वर्किंग में वायर्स वगैरह बना सकते हैं। जैसे कि हमने एक ज़ाविया यहाँ बनाया और एक ज़ाविया यहाँ बनाया और इसको एंगल चेंज किया। इस तरीके से आप अपनी वर्किंग के अंदर, अपने प्रैक्टिकल वर्किंग के अंदर लाइंस वगैरह बनाने के लिए हम पेन टूल को यूज़ करेंगे। और जब हम अपनी प्रैक्टिकल वर्किंग करेंगे तो ये तमाम के तमाम टूल्स आपको अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। अभी हम जो है वो सिर्फ आपको ओवरव्यू बता रहे हैं कि हमारे पास कौन कौन से टूल्स मौजूद हैं और वो टूल्स को सिलेक्ट कैसे किया जाता है और उन टूल्स का काम क्या होता है। जब हम अपनी आगे आने वाली वीडियोस में प्रैक्टिकली इन टूल्स को इस्तेमाल करेंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ लगेगी। तो बस अभी के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम बाकी जो टूल्स रह गए हैं उनके बारे में आपको बताएंगे और उसके बाद इंशाल्लाह फिर हम अपनी प्रैक्टिकल वीडियोस को शुरू कर देंगे, जिसमें हम इन तमाम टूल्स को बाकायदा आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे कि किस टूल को आप किस तरह इफेक्टिव यूज़ करते हुए अपनी इमेजेस को, अपने प्रोजेक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से कंप्लीट कर सकेंगे। उम्मीद है दोस्तों कि इस वीडियो में समझाई जाने वाली तमाम बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर ये कोर्स आपको हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो वीडियो को दोबारा देखें और कमेंट्स में बताएं कि ये कोर्स आपको कैसा लग रहा है। हमेशा की तरह अगर आपने हमारे चैनल खान ट्यूटोरियल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें और साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि अगले आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।